मैं डॉक्टर विनीता निर्माण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1950 के बारे में अध्ययन करेंगे। 1913 के पूर्व भारत में बैंकिंग कंपनियों के नियंत्रण एवं नियमन हेतु कोई विशेष अधिनियम नहीं था, परंतु भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 अर्थात इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बैंकों के नियंत्रण हेतु नाम मात्र की व्यवस्था थी। बैंकिंग कंपनियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 में बैंकिंग कंपनियों के नियंत्रण एवं निर्देशन हेतु विशेष व्यवस्था की गई, परंतु अधिनियम में कई खामियां होने के कारण बैंकों पर उचित नियंत्रण न हो सका। अतः 1934 में पारित रिजर्व बैंक अधिनियम में भी रिजर्व बैंक को बैंकों पर नियंत्रण के लिए कई अधिकार दिए गए। बैंकिंग कंपनियों पर नियंत्रण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से 1936, 1936, 1939, 1939 तथा 1944, 1944 में सरकार ने कंपनी अधिनियम में अनेक संशोधन किए, जहां एक और सरकार ने 1946 में एक अध्यादेश जारी कर रिजर्व बैंक को बैंकों पर नियंत्रण एवं नियमन के व्यापक अधिकार दिए। वहीं दूसरी ओर बैंकों के समुचित एवं संतुलित विकास हेतु उनके विनियोगों पर प्रभावी नियंत्रण एवं जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 17 जनवरी 1949 को सरकार ने एक व्यापक कानून भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 पारित किया तथा उसे 16 मार्च 1949 को लागू कर दिया गया। 1965 में एक संशोधन से इस अधिनियम का नाम बदलकर भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कर दिया गया। संशोधन के पश्चात अधिनियम उन सभी सहकारी साख समितियों पर भी लागू होने लगा जो बैंकिंग व्यवसाय करती हैं। भारतीय बैंकिंग या नियमन अधिनियम 1949 में 1965 का संशोधन एवं सहकारी साख समितियां। 1965 के संशोधन के पश्चात यह अधिनियम सभी सहकारी साख समितियों पर लागू हो गया और ऐसी सभी सहकारी समितियां जो बैंकिंग व्यवसाय करती हैं तथा जिनका निर्माण भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत नहीं हुआ है, क्योंकि यह अधिनियम अब सहकारी साख समितियों पर लागू नहीं है। संशोधन से सहकारी साख समितियों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। ए, रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना आवश्यक। बैंकिंग अधिनियम की धारा 22 के अनुसार सभी राज्य सहकारी बैंकों तथा केंद्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया तथा बिना बैंकिंग व्यवसाय बंद करना होगा। नेक्स्ट, बैंक, बैंकर अथवा बैंकिंग शब्द का प्रयोग अनिवार्य। अधिनियम के अंतर्गत आने वाली
सभी सहकारी साख समितियों को अपने नाम के साथ बैंक, बैंकर अथवा बैंकिंग शब्द जोड़ना अनिवार्य है। नेक्स्ट, न्यूनतम प्रदत्त पूंजी एवं रक्षित कोष। संशोधित अधिनियम की धारा 11 के अनुसार प्रत्येक सहकारी साख समिति को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा समय समय पर निर्धारित न्यूनतम प्रदत्त पूंजी एवं रक्षित कोष रखना होगा। भारत में बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकता एवं उद्देश्य। भारत में प्रभावी बैंकिंग अधिनियम के अभाव में एक और बैंकों के फेल होने तथा बैंकों के असंतुलित विकास की समस्या थी, वहीं दूसरी ओर बैंकों के अकुशल प्रबंध, अपर्याप्त पूंजी एवं अविवेकपूर्ण विनियोग नीति से बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की उपेक्षा होती थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में बैंकों के प्रभावी नियंत्रण एवं नियमन के विशेष कानून से जमाकर्ताओं के धन को सुरक्षा प्रदान करने और बैंकिंग के समुचित, संतुलित एवं समन्वित तीव्र विकास हेतु बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। एक प्रभावी अधिनियम की आवश्यकता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। फर्स्ट, बैंकों को फेल होने से रोकना, टू चेक फेलियर्स ऑफ बैंक्स। बैंकों के विकास काल के प्रारंभ से ही बैंक निरंतर फेल हो रहे थे और ऐसी प्रवृत्ति से जनता और जमाकर्ताओं का बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास उठने लगा। अतः बैंकों को फेल होने से रोकने के लिए प्रभावी बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकता महसूस हुई। नेक्स्ट, बैंकिंग का संतुलित विकास, बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जहां और एक और प्रभावी बैंकिंग कानून का अभाव था, भारत में ऐसी स्थिति में बैंकिंग का संतुलित विकास नहीं हो सका। अतः अधिकांश बैंक शाखाएं शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का अत्यधिक अभाव था। अतः बैंकों के संतुलित विकास हेतु बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकता महसूस होने लगी। नेक्स्ट, कट्टर एवं अनुचित प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर कट थ्रोट एंड अनवांटेड कंपटीशन। बैंकों में परस्पर कट्टर प्रतिस्पर्धा के कारण कई बैंकों के द्वारा गलत विनियोजन एवं जमाकर्ताओं से प्रलोभन द्वारा निक्षेपों से कई बैंकों के फेल होने की स्थिति उत्पन्न हो गई। अतः बैंकों में अनुचित प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण करने हेतु बैंकिंग विधान की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। नेक्स्ट, स्वदेशी बैंकर्स तथा संगठित बैंकिंग में समन्वय। स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय मुद्रा बाजार में स्वदेशी बैंकर्स का बाहुल्य एवं प्रभुत्व था तथा भारतीय संगठित बैंकों से उनका समन्वय नहीं था। अतः बैंकिंग सुविधाओं का पर्याप्त विकास करने के लिए स्वदेशी बैंकों पर नियंत्रण तथा उनका संगठित बैंकिंग से समन्वय स्थापित करने हेतु बैंकिंग अधिनियम की जरूरत महसूस हुई। नेक्स्ट, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हेतु। बैंकों के निरंतर फेल होने के कारण जमाकर्ताओं को अनेक बार नुकसान होने की स्थिति से जनता बैंकों में धन जमा कराने में विश्वास नहीं रख रही थी। अतः जनता का विश्वास जगाने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हेतु
बैंकों पर नियंत्रण के लिए बैंकिंग विधान अत्यधिक आवश्यक हो गया। नेक्स्ट, संगठित मुद्रा बाजार का विकास। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अनेक वित्तीय सुविधाओं का अभाव होने के कारण मुद्रा बाजार अव्यवस्थित एवं असंगठित था, जबकि तीव्र आर्थिक विकास हेतु हमें संगठित मुद्रा बाजार की अत्यंत आवश्यकता थी। अतः देश में एक संगठित मुद्रा बाजार के विकास हेतु प्रभावी बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकता महसूस हुई। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक की मौद्रिक एवं साख नीतियों का सफल क्रियान्वयन। भारतीय बैंकिंग पर रिजर्व बैंक का प्रभावी नियंत्रण न होने के कारण रिजर्व बैंक मौद्रिक एवं साख नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने में असमर्थ था। अतः ऐसी स्थिति में उसके द्वारा लागू मौद्रिक एवं साख नीतियों की सफलता सुनिश्चित करने हेतु तथा बैंकिंग व्यवस्था पर उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए एक व्यापक बैंकिंग विधान की आवश्यकता महसूस की गई। नेक्स्ट, बैंकों के अनुचित विनियोजनों पर नियंत्रण। बैंकों में प्रतिस्पर्धा एवं उद्योगपतियों के नियंत्रण से बैंक सट्टेबाजी तथा गलत विनियोजन करने लगे। अतः बैंकिंग विकास कार्यों पर विनियोजन कम था। ऐसी स्थिति में बैंकों के अनुचित विनियोजनों पर नियंत्रण तथा उनके साधनों का समुचित उपयोग करने के उद्देश्य से बैंकिंग विधान आवश्यक हो गया था। अतः भारत में एक प्रभावी संतुलित बैंकिंग व्यवस्था का विकास करने हेतु एक बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकता महसूस की गई।